गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण पुस्तक में पाठ 13वां विशेषण को पढ़ेंगे। आपने छोटी क्लासेस में विशेषण के बारे में जानते ही होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए आप अपनी पुस्तक में कि सफ़ेद, अब घोड़ा क्या है, घोड़े की विशेषता क्या है कि वह सफ़ेद है। घोड़ा काला भी हो सकता है, ये भी उसकी विशेषता है। घोड़ा मोटा भी हो सकता है, पतला भी। तो जो उसकी घोड़े की विशेषता क्या है, सफ़ेद, कि घोड़ा सफ़ेद है, तो ये क्या है, विशेषण। 40 चोर मारे गए। अब 40, कितने चोर मारे गए, 40। तो विशेषता क्या है चोरों की, 40। 2 किलो चीनी तोलो। अब कितने किलो चीनी तोलनी है, 2 किलो चीनी तोलो। तो इसमें अब किसकी विशेषता है, चीनी की विशेषता कितनी है कि 2 किलो। यह कमरा साफ सुथरा है। अब कमरे की विशेषता क्या है, इस वाक्य में कमरे की विशेषता क्या बताई गई है कि कमरा साफ सुथरा है। कि कमरा गंदा भी हो सकता है, कमरा साफ सुथरा है, यह उसकी विशेषता है। उपयुक्त वाक्यों में सफ़ेद, 40, 2 किलो, यह आदि शब्द विशेषण हैं क्योंकि ये क्रमशः घोड़ा, चोर, चीनी व कमरे की विशेषता बताते हैं। अब कमरे की विशेषता क्या है, यह कमरा, दूसरा कमरा नहीं, उन्होंने कहा यह कमरा साफ सुथरा है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरणार्थ हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि तितली के पंख रंग बिरंगे हैं, तो अब यहाँ तितली की विशेषता क्या है कि उसके पंख रंग बिरंगे हैं, रंग बिरंगे हैं, तितली की ये विशेषता है। राहुल लंबा व्यक्ति है, राहुल लंबा लड़का है, वह मोटा लड़का है, तो वह अब लड़के की विशेषता क्या है कि वह मोटा है, लंबा है, काला है या गोरा है। तो इस प्रकार जो शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, अब आगे देखेंगे। विशेष्य विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, विशेष्य कौन से, वो तो थी विशेषण। अब हमने यहाँ पे बताया है कि विशेष्य, यहाँ पे बता रहे हैं व्याकरण में कि ये विशेष्य कौन से होते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाए। अब घोड़े की विशेषता थी सफ़ेद, चोर 40। अब चोर क्या है, विशेष्य है। चीनी क्या है, विशेष्य है। कमरा क्या है, विशेष्य है। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 प्रमुख भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण। आइए इनके विषय में विस्तार से जानें। तो पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक कहते हैं। यह आम मीठा है। अब आम का गुण क्या है, मीठा। तो यहाँ पे आम की विशेषता क्या है कि वह आम मीठा है। दुबला बालक तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे बालक की विशेषता क्या है कि वह दुबला है, दुबला अर्थात पतला। उपरोक्त वाक्यों में मीठा और दुबला शब्द गुणवाचक विशेषण हैं कि उनके गुण
कि किसी व्यक्ति में क्वालिटीज़ जिनको हम गुण कहते हैं, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण से कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। जैसे अब पहला देखो, गुणबोध। गुण में क्या आ जाता है? अच्छा, भला, दयालु, सरल, ईमानदार, गुणी, इस प्रकार के शब्द होते हैं जो गुण को गुणवाचक विशेषण गुणबोधक में आते हैं और जो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अगला देखो, दोषबोधक। अब दोषबोधक जैसे कि बुरा, दुष्ट, दुर्जन, क्रूर, बुरा व्यक्ति, तो ये क्या है? दोषबोधक विशेषण हैं। अगले, आकार बोधक विशेषण। अब आकार बोधक विशेषण भी गुणवाचक में ही आते हैं। लंबा, गोल आकार की उनका साइज, तिकोना, चौड़ा आदि। स्थान बोधक। स्थान बोधक में स्थान किस कोई जगह के बारे में बताया गया है, तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। स्थान, नीचा, ऊंचा, बंगाली, राजस्थानी, ये क्या है? स्थान बोधक। रंग बोधक। अब व्यक्ति के रंगों के बारे में बताया गया है, किसी कपड़े के रंगों के बारे में, ये भी किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। नीचा, रंग बोधक काला, नीला, लाल, पीला, सफ़ेद आदि। काल बोधक। काल बोधक में समय के बारे में बताया गया, कोई चीज़ नई है, पुरानी है, ये सब किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में। नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक आदि। दशा बोधक। अब दशा बोधक में कि दशा की स्थिति क्या है? दुबला, मोटा, पतला, अस्वस्थ है कि वह ठीक नहीं है, अस्वस्थ मीन्स वह ठीक नहीं है, रुगुण आदि। ने अगला देखते हैं, दिशा बोधक। अब दिशा बोधक मीन्स डायरेक्शन, ये भी गुणवाचक में आते हैं। पूर्व दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशा बोधक। स्पर्श बोधक। अब स्पर्श बोधक जो चीज़ हम स्पर्श कर सकें, जिसको हम छू सकें, टच कर सकें, तभी हमें वो चीज़ पता चलेगी कि स्पर्श बोधक है। ये कोमल है, कठोर है, खुरदरी है, मुलायम है, तो ये क्या है? स्पर्श बोधक। ये है किस में आती हैं? गुणवाचक विशेषण में। क्या क्या चीज़ें आती हैं गुणवाचक में? गुणबोधक, दोषबोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक, रंग बोधक, काल बोधक, दशा बोधक, दिशा बोधक और स्पर्श बोधक, ये सब चीज़ें आती हैं गुणवाचक विशेषण में, कि जो किसी की विशेषता बताएं, उनके गुणों के बारे में बताएं, उनके दोष के बारे में का बोध हो, हमें उनका ज्ञान मिले, गुण और दोष का पता चले कि वह व्यक्ति अच्छा है, ये गुणवाचक विशेषण है, वह व्यक्ति बुरा है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आता है। आगे देखते हैं बच्चों, और क्या है? स्वाद बोधक। स्वाद बोधक की हमें अलग अलग स्वाद, मीठा, खट्टा, चटपटा, नमकीन, ये भी हमें स्वाद चखने से ही पता चलेंगे कि स्वाद बोधक कि ये खट्टी चीज़ है, मीठी है, चटपटी है या नमकीन है आदि। ध्वनि बोधक। अब ध्वनि बोधक में कि आवाज़ किस प्रकार की है, मधुर है, कठोर है, कर्कश मीन्स तीखी आदि, क्रोधपूर्ण है, किस प्रकार के ध्वनि बोधक हैं, वो सब गुणवाचक में, ये भी व्यक्ति के गुणों में ही आ जाता है गुणवाचक विशेषण में। अगर मधुर है तो वो सब गुणवाचक है, कर्कश है तो ये भी उसका गुणवाचक में आ जाता है, ये उसका दोष हो गया, दोष बोधक आ गया। गंध बोधक। अब गंध बोधक में सुगंधित पदार्थ, दुर्गंधपूर्ण पदार्थ आदि, जो उनको हम सूंघ कर, जिनकी स्मेल लेकर हमें पता चलता है कि ये सब गंधबोधक है। आगे देखते हैं बच्चों, अगला संख्यावाचक विशेषण। आगे देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में जो विशेषण शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं, कि काउंटिंग संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब यहाँ पे राजा दशरथ के पुत्र कितने थे? 4, तो ये क्या है? संख्यावाचक
सॉरी बच्चों, कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कि उनकी इस संख्या क्या है 4। अब यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के बारे में पता चला है, ज्ञात हुआ है। मेरे पास 5 पेंसिल हैं। अब मेरे पास कितनी पेंसिलें हैं? 5। तो 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकें, जिन चीज़ों को हम गिन सकें, वो सब संख्यावाचक विशेषण में आती हैं। पांडव 5 भाई थे। पांडव कितने थे? 5 भाई। सुधा ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब सुधा ने कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रथम, पहला। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। दिए गए इन वाक्यों में क्रमशः 4, 5 और प्रथम संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित जो संख्या अनिश्चित हो, हमें पता हो कि यह पक्की है। जैसे राजा दशरथ के हमें पता है कि 4 ही पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। तो हमें पता है कि 4 है, ये चीज़ निश्चित है। और पांडव 5 भाई थे, ये भी हमें पता है कि जो चीज़ निश्चित है वो निश्चित संख्यावाचक में आती है। अब आगे देखते हैं गणनावाचक। गणनावाचक मीन्स काउंट करने वाली चीज़ें, 2, 4, 5, 10, 15 आदि। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आदि जो हम स्थान प्राप्त करते हैं। क्रमवाचक की पहली लाइन, दूसरी लाइन, ऐसे। आवर्तीवाचक। आवर्ती मीन्स दुगना, तिगना, 10 गुना आदि। समुदायवाचक दोनों, तीनों, पांचों आदि, कि वे दोनों स्कूल गए, वो तीनों स्कूल खेल रहे हैं, वे पांचों बैठे थे, वे 5 व्यक्ति बैठे थे, तो वे समुदाय हो गया, ग्रुप हो गया। प्रत्येक वाचक 1-1, 2-2, हर दूसरे आदि। ये सब किस में आता है? निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। अब अनिश्चित में मैं आपको पहले बताया कि जो चीज़ हमें अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, जिस चीज़ की संख्या हमें निश्चित नहीं है, वो से अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाती है, विशेषण में आ जाती है। जैसे माँ ने कहा कि कुछ चीज़ें बाज़ार से ले आना। माँ ने ये तो नहीं कहा, कुछ हमें निश्चित चीज़ों का ज्ञान तो नहीं कराया, या हमें ऐसे तो नहीं कहा कि माँ ने कहा थोड़ी चीनी ले आना, बाज़ार से थोड़ी चीनी ले आना। अब थोड़ी, हमें क्या पता कितनी लानी है? 5 किलो लानी है, 50 लानी है, या 5 केले लाने हैं, तो माँ ने कहा कि कुछ केले ले आना। तो इस प्रकार ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कुछ चोर पकड़े गए, हमें तो नहीं पता कि कितने चोर पकड़े गए, 4, 5, 6। कुछ चोर, थोड़े चित्र मिल गए हैं। अब यहाँ पे कुछ चित्र मिले हैं, थोड़े मिले हैं, इतना नहीं पता, कि निश्चित नहीं है कि 1 मिला है, 2 मिला है या 4 मिले हैं। तो ये कुछ और थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। आगे देखते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल का बोध होता है, वे शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, 2 लीटर दूध ले आओ। अब परिणाम मीन्स जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं, उन्हें नाप सकते हैं, उन्हें परिमाणवाचक। अब दूध को हम काउंट तो कर नहीं सकते कि 1, 2, 3, ऐसे तो कुछ नहीं होता है। इनको हम तोल के ही पता चलेगा कि 2 लीटर चाहिए, 5 किलो चाहिए, 6 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए। इस प्रकार 3 मीटर खादी खरीद लाओ, कि 3 मीटर कपड़ा ले आओ खादी का। तब 2 लीटर और 3 मीटर से क्रमशः दूध और खादी के परिणाम का पता चल रहा है। इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है, कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, लेकिन उनकी क्वांटिटी, नाप, तोल
का बोध हो, कि उन्हें नापा जा सके, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में वस्तु की नाप, तोल, संख्या या गिनती निश्चित होती है। अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल कि परिमाणवाचक में वस्तु की नाप, तोल की संख्या, गिनती पूरी निश्चित होती है कि 400 ग्राम शक्कर, 5 लीटर घी, 5 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, ये सब निश्चित है। हमने दुकानदार को निश्चित कर दिया कि मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 400 ग्राम शक्कर चाहिए, मुझे 5 लीटर घी चाहिए, मुझे 10 किलो चीनी चाहिए, तो ये हमने निश्चित कर दिया। तो अब ये किस में आता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। अनिश्चित परिमाणवाचक इससे निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता। इससे क्या होता है कि कोई निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता। जैसे हमने कहा कि थोड़ा दूध दे दो। अब थोड़ा दूध में हमें क्या पता कि कितना दूध चाहिए आपको? कुछ नमक आधी, कुछ नमक दे दो, कुछ चीनी दे दो। तो अब इसमें ये क्या है? अनिश्चित परिमाण। इसमें पता नहीं है कि कितना चाहिए, क्या और कितनी चीज़ आपको चाहिए। ये किस में आती है? अनिश्चित परिमाणवाचक में। अगला 4th पॉइंट देखते हैं बच्चों। संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह छात्र बहुत होशियार है, वह घर अंजलि का है, मुझे वे पुस्तकें चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में क्या है? वह शब्द संकेतवाचक विशेषण है। वे संकेतवाचक हैं क्योंकि ये शब्द क्रमशः छात्र, पुस्तकों और घर की ओर संकेत कर रहे हैं। विशेष यदि यह, ये, वह, वे आदि शब्द किन्हीं संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं तो संकेतवाचक विशेषण होते हैं, और यदि संज्ञा आदि के पूर्व न आकर स्वतंत्र रूप में आती हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे वे जाते हैं, वह तैरता है। अब यहाँ पे क्या है? ना तो कोई संज्ञा है, वे जाते हैं, ये सर्वनाम है। वह तैरता है, वे और वह तैरता है। वे और वह जो है वो सर्वनाम विशेषण है यहाँ पर। अगर ये वाक्य वह, वे, यह, ये आदि शब्द संज्ञा से पहले आती है। अब संज्ञा क्या है? छात्र, घर, ये उससे पहले आते हैं। पुस्तकों, ये पहले आ गए तो उससे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामों में उत्तम पुरुष मैं, हम, मध्यम पुरुष तुम। उत्तम पुरुष कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं, हम। मध्यम पुरुष कौन सा है? सेकंड पर्सन कौन है? तू, तुम, जिससे हम बात करते हैं। और निज सर्वनाम अपना विशेषण के रूप में उपयुक्त नहीं होते। सर्वनामों में ही प्रत्यय लगाकर संकेतवाचक विशेषण बनाया जाता है। जो निजवाचक सर्वनाम है अपना विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। विशेषण की अवस्थाएं। अब आगे देखते हैं विशेषण की कौन सी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली है मूलावस्था। गोपी चतुर लड़का है,
निकिता सुंदर लड़की है। उपयुक्त वाक्यों में चतुर व सुंदर शब्द क्रमशः लड़के और लड़की के सामान्य गुण दोष को व्यक्त करते हैं। अतः यह विशेषण की मूलावस्था है। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, जैसे अच्छा, बुद्धिमान, सरल आदि मूल्यावस्थाएं हैं। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे चतुर और सुंदर किसी लड़के और लड़की के गुण और दोष के बारे में बता रहे हैं कि अब गोपी की चतुर लड़का है तो उसका दोष क्या है, वो चतुर है। गुण भी आ गया, गुण दोष क्या है, वह चतुर है, चालाक है। निकिता सुंदर है, यहाँ पे जो सुंदर है वह उसका गुण है लड़की का। तो यहाँ पे विशेषण मूलावस्था, विशेषण मूल की मूलावस्था है। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। अच्छा, बुद्धिमान, सरल आदि मूलावस्थाएं हैं। अगला पॉइंट देखिए, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में उदाहरण देखिए, मोती रहमान से अधिक बलवान हो। अब ये मूलावस्था जो ऊपर थी, ऊपर वाले पहरे में मूलावस्था थी, उस पॉइंट में क्या बताया कि वो एक मेन, खुद एक, जिसकी तुलना नहीं की गई, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की गई, बस सीधा निकिता और गोपी के गुण दोष बता दिए, वह मूलावस्था, उसकी मूल अवस्था बता दी गई। तो ये उसमें इस प्रकार के वाक्य जो हैं मूलावस्था में आते हैं। उत्तरावस्था में कि जिसका कंपैरिजन किया जाए दूसरे व्यक्ति के साथ, वह उत्तरावस्था। मोती रहमान से अधिक बलवान है, राम श्याम से अधिक चतुर है। तो राम श्याम से अधिक चतुर है, तो राम की तुलना किससे की, श्याम से। मोती रहमान से अधिक बलवान है, अब मोती की तुलना किससे की गई है, रहमान से। अंजलि रश्मि से सुंदरतम है, जो अंजलि है रश्मि से अधिक सुंदर है। अब रश्मि अंजलि की तुलना किससे कर दी गई, रश्मि से। तो ये क्या है, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, उनमें से जैसे हम कहते हैं कि ये सूट उस तुम्हारे पुराने सूट से अधिक सुंदर है, तुलना की जाती है, उनमें एक को दूसरी से श्रेष्ठ बताया जाता है। हिंदी के सामान्य विशेषणों में अधिक शब्द लगाकर विशेषण की उत्तरावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। तत्सम विशेषणों की मूलावस्था में तर, सुंदरतम, तर प्रत्यय लगाकर, अब तर प्रत्यय मीन्स तर पीछे लगाकर उत्तरावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में अधिक बलवान तथा सुंदरतम विशेषण की उत्तरावस्था के रूप हैं। अब अगला तीसरा पॉइंट देखिए, उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में देखते हैं बच्चों, सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या है, सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है। अक्षरा कक्षा में सुंदरतम छात्रा है। विशेषण की उत्तमावस्था में अनेक वस्तुओं की परस्पर तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। देखो, सचिन क्रिकेट खिलाड़ियों में, क्रिकेट खिलाड़ियों की भी यहाँ पे उन्होंने विशेषता बता दी, और उसमें से किसी एक की सर्वश्रेष्ठ, किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बता दिया और एक को महत्वपूर्ण बता दिया, तो उसकी तुलना की गई है। हिंदी में सामान्य विशेषणों में सबसे अधिक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम शब्द लगाकर विशेषण की उत्तमावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। तत्सम विशेषणों की मूलावस्था में तम प्रत्यय लगाकर उत्तमावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में सर्वश्रेष्ठ और सुंदरतम विशेषण की उत्तमावस्था के ही रूप हैं। अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे अधिक, ये सब क्या हैं, शब्द लगाकर उत्तमावस्था के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते हैं, तो उसी प्रकार ये विशेषण की मूलावस्था है। पहला मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण की इन तीनों अवस्थाओं में
निम्नलिखित तालिका से भली प्रकार समझा जा सकता है। अब पहला देखिए, उच्च, उच्चतर। जो हमारी उत्तरावस्था है उसमें हम तर लगा देते हैं और उत्तमावस्था में तम लगाते हैं। उच्चतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। मधुर, मधुतर, मधुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। महान, महानतर, महानतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो बच्चों, आपको विशेषण अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आशा करती हूँ आप इस विशेषण को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसे समझने की इसका अभ्यास करेंगे। इसको पढ़ेंगे एक बार से, फिर से दोबारा से, और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।